स्टार्ट है। ठीक है। जय हिंद सभी को, मैं ऋषभ राज आपको द एडू 24 ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग तो 26 जनवरी 2026 से हम लोग बैच लॉन्च कर ही रहे हैं, किंतु दरोगा के एग्ज़ाम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आपके लिए लेके आए हैं, जो शायद आपके काम में आ जाए और यहीं से आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। आप देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दरोगा के एग्जाम में क्या क्या पूछता है। इसमें सामान्य अध्ययन, समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित से 4-5 क्वेश्चन रहते हैं मुश्किल से, कंप्यूटर से कुछ एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं है, कानून व्यवस्था से यानी कि यानी अनुच्छेद और पिछले वर्ष के एमसीक्यू ना, ये सब अगर हम पढ़ लें तो हमारे काम का चीज़ है। ठीक है। इसमें बिहार दृष्टि से बिहार स्पेशल भूगोल, संस्कृति, आईपीसी की धाराएं और कानूनी प्रभाव ये कभी नहीं पूछता है, अब पूछेगा भी नहीं। नवीनतम समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर और पैटर्न के अनुसार हम लोग बताएंगे। ठीक है। बिहार दरोगा के शीर्ष 200 एमसीक्यू हम लोग कराने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान दें तो प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों की होती है, जिसमें 4-5 मुश्किल से मैथ रीजनिंग मिल के होते हैं ना, और उसमें करंट अफेयर का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बाकी सब्जेक्ट। और मेंस में अगर आप दरोगा मुख्य प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं तो मेंस के लिए आपको 2 पेपर देना होगा एक ही दिन में, यानी कि पहले सामान्य हिंदी होगा 100 नंबर का, जिसमें केवल 30% आपको लाना है पास करने के लिए, और दूसरा है सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका मेरिट में नंबर जुड़ेगा। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पढ़ना सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। ठीक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है ना? वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब कहिएगा क्रम क्या है, तो 15वीं है। राष्ट्रपति 15वीं। ये कौन है? नरेंद्र मोदी, पीएम है। क्रम हमेशा पूछता है, क्रम ये भी 15वें हैं। ठीक है। और रामनाथ कोविंद ये भी हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति रहने से पहले पूछा है एक बार क्वेश्चन कि राष्ट्रपति रहने से पहले ये किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, तो वो था बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। राज्यपाल। अब प्रणब मुखर्जी भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न 2019 में प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न इनको मिला है 2 और लोगों के साथ। ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र जिसे यूएन, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसका यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। ठीक है। अब है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब आप पूछेंगे लागू हुआ और अंगीकृत होने में अंतर है, यानी कि भारतीय संविधान अंगीकृत हो गया 26 नवंबर 1949 को ही। और इसके याद रहे, ये बात आप ध्यान दीजिए, अभी तक पूछा नहीं है, शायद पूछ दे कि उस समय इसके 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, केवल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे और पूरा संविधान इसी दिन इस संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हो गया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। 2 अक्टूबर 1947 कुछ नहीं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? स्वतंत्र घोषित हुआ था। 14 अगस्त को एक दिन पहले पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? इसका आंसर है नई दिल्ली में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था और इसका मुख्य रूप से पूछ सकता है थीम, क्योंकि भारत में बहुत दिनों के बाद हुआ था G20। इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व ही परिवार है। ठीक है। और G20 2024 रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ध्यान रहे।
2024 G20 रियो डी जेनेरियो में हुआ, और G20 2025, G20 2025, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ हम लिख देते हैं। G20 2024 रियो ब्राजील। G20 2025 साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग, ये बात याद रहे। 2025 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है, ये पूछ सकता है क्योंकि 2025 का नवीनतम है। G20 2024 रियो डी जेनेरियो में, और G20 का सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। अब है 5 नंबर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ये आप इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन किंतु इसके बारे में हम जानते हैं कि पटना है बिहार की राजधानी। बिहार, पटना के पुराना नाम, पटना नाम दिया था शेरशाह सूरी ने। पेन थोड़ा सा, शेरशाह सूरी ने दिया था पटना नाम। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। लेकिन पटना का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम, पुराना नाम पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा, ये मगध वंश की, मगध 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 वंश, मगध वंश की राजधानी थी, दूसरी राजधानी थी। पहले, सबसे पहले कहाँ था? सबसे पहले राजधानी, सबसे पहले राजधानी राजगीर या गिरिव्रज, गिरिव्रज। ठीक है, पटना। और पाटलिपुत्र लेके आए थे कौन? पाटलिपुत्र कौन लेके आए थे, आप बताएंगे? पाटलिपुत्र राजधानी बनाने वाले उदयन, हड़यक वंश के थे, दूसरे शासक। ठीक है, अब है नेक्स्ट, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में टोटल 38 जिले हैं। नवीनतम कौन सा जिला है? अरवल, 38वां जिला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में पुलिस कितने जिले हैं ना, कभी कभार हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, पुलिस जिले बिहार में, पुलिस जिले, पुलिस जिले कितने हैं बिहार में? बिहार में पुलिस जिले हैं टोटल 40। ध्यान रहे। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 में, जब चंपारण का नील की खेती, नील की खेती जिसे तीन कठिया प्रणाली बोलते हैं, याद रहे, तीन कठिया, तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली में नील की खेती जब हो करवाई जाती थी नील्हों द्वारा, नील्हों जो नील बागान के मालिक थे, उन्होंने तीन कठिया प्रणाली शुरू की थी, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना आवश्यक था। और उसमें उन्होंने कराने के बाद जब बिहार के किसानों की जब भूमि उर्वरता खत्म हो गई, तब उन्होंने, और जब जर्मनी में जब नए कलर की खोज हो गई, मतलब रासायनिक रंगों की जब खोज हो गई जर्मनी में, तब इनकी अब जरूरत पड़ी नहीं नीलों की, तो उन्होंने खरीदना बंद कर दिया और इनका जमीन भी बंजर हो गया, तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो इन्होंने गांधी जी के पास पहुंचे, राजकुमार शुक्ला, याद रहे, राजकुमार शुक्ल पहुंचे गांधी जी के पास कि आप हमारे यहाँ आइए, आप देखिए नील किसानों की हालत और उनको मुआवजा दिलवाइए। और इसके लिए याद रहे, सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने आंदोलन शुरू किया जिसे बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया और सरकार को, ब्रिटिश सरकार को उस समय झुकना पड़ा और एक समिति बनानी पड़ी, चंपारण एग्रेग्रेरियन, चंपारण एग्रेग्रेरियन
कमिटी। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी 1917 में बनाई गई, 1917 में, और 1918 में, 1918 में इसने सुझाव दिया। ठीक है, और इसके एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष भी थे ना, इसके अध्यक्ष भी पूछ सकता है, स्लाई महोदय। स्लाई महोदय इस समिति के अध्यक्ष थे, स्लाई महोदय। और इस समिति में गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ये तीनों सदस्य भी थे और अध्यक्ष थे स्लाई। ये पूछ सकता है, गांधी जी इसके सदस्य थे, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। अब है, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासन में स्थापित हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासन में स्थापित हुआ था? तो आंसर है गुप्त काल। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम या कुमार गुप्त जिन्हें बोलते हैं, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसको समाप्त किया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। उसका नाम था बिन बख्तियार खिलजी। नालंदा जलाया बिन बख्तियार खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी नहीं समझिएगा, बिन बख्तियार खिलजी है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 मार्च को। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं ना, जब हम बिहार, नीतीश कुमार ने इसको मनाना शुरू किया था। 15 अगस्त, क्योंकि बिहार अलग किससे हुआ? सबसे पहले बिहार अलग हुआ बिहार अलग हुआ बंगाल से। 1900 कब? 1912 में, ध्यान रहे। और 1 अप्रैल को ये निर्णय ले लिया गया और 22 मार्च को ही घोषणा हो गई थी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसलिए 22 मार्च को हम लोगों ने मनाना शुरू कर दिया कि 22 मार्च से हम लोग बिहार दिवस मनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? सबसे पहले, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है ना। गंगा नदी बिहार के भोजपुर, या भोजपुर के बगल में है बक्सर। ठीक है, मान लीजिए ये बिहार है, बिहार, ये बिहार है मान लीजिए। ठीक है, तो यहां से गंगा नदी प्रवेश करती है। यहाँ है बक्सर। ठीक है, यहाँ बक्सर से प्रवेश करती है और बाहर निकल जाती है कटिहार से। और झारखंड का एक जिला है साहेबगंज। ये गंगा नदी ऐसे घुसती है और यहाँ से जो निकलती है ना, तो यहाँ पर एक साहेबगंज है, साहेबगंज। आपको पूछेगा कि गंगा नदी झारखंड के किस एक जिले से जाती है, तो उसका नाम है साहेबगंज। ये झारखंड में है, झारखंड में। और कटिहार से निकल जाती है गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, राजगीर किस जिले में स्थित है? राजगीर आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, राजगीर नालंदा जिले में है। नीतीश जी का, हमारे मुख्यमंत्री, उनका गृह जिला है नालंदा ना। और नए राजगीर क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, और इसका भी उद्घाटन होने वाला है ना। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम या कह दीजिए एकमात्र, बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, वो थी श्रीमती राबड़ी देवी, आदरणीय लालू यादव जी की पत्नी है। और सुषमा स्वराज है हमारी आदरणीय दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री थी। ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला सीएम, ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मीरा कुमार, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष।
पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ठीक है। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ना। इसकी स्थापना पूछता है कि 1990 में इसकी स्थापना हुई वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की, और ये किस जिले में पड़ता है? तो जिला का नाम है पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल बता देता हूं। इसका क्षेत्रफल है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का 899 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर लगभग। कान्हा मध्य प्रदेश एमपी, बांधवगढ़ एमपी, पेंच एमपी। पेंच पेंच जो है ना एमपी और राजस्थान महाराष्ट्र की सीमा पर है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? अभी तो वर्तमान में बिहार का राजकीय पशु है बैल ना, लेकिन इससे पहले ये शायद अभी याद नहीं हमको इस भी, ठीक है, नीतीश कुमार के सरकार में ही इसको चेंज किया गया था। उससे पहले बिहार का पशु था राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु था भालू, जिसको रीछ बोलते हैं, रीछ ये था। ठीक है। उसके बाद बदल के बैल कर दिया गया। पक्षी कौन सा है आप लोग बताएंगे? पक्षी कौन सा है? गौरैया। ठीक है। फूल कौन सा है? गेंदा। ठीक है। ये हिरन, जैसे बाघ, बाघ देखेंगे, बाघ भारत का राजकीय पशु है, राष्ट्रीय पशु है। हाथी, हाथी आप देखेंगे एक चीज देख लेंगे, विरासत पशु है, विरासत पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ दे विरासत तो हाथी है। ठीक है। बैल में नहीं लगाना है, हाथी में। विरासत पशु हाथी। हिरन कुछ भी नहीं है, हिरन एक नदी है, हिरन नदी। हिरन नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है, याद रहे, मध्य प्रदेश में है हिरन, नर्मदा की सहायक नदी है। हिरन कोई कुछ है नहीं और नदी है केवल, बस। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सारा ऑप्शन गलत है, ध्यान रहे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी। लेकिन ये जब जब पिछले बार जब पूछा गया था, जब पहले पीवाईक्यू में, तब मोहनजोदड़ो इसका आंसर था, लेकिन अभी सबको पीछे छोड़ के राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आप पूछेंगे कहाँ है? ये है हरियाणा, हरियाणा में है। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजी गई थी 1921 में। हड़प्पा 1921 में खोजी गई थी। इसका खोज करता है, हड़प्पा के खोज करता है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, हड़प्पा के खोज करता दयाराम साहनी। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। आरडी बनर्जी, बैनर्जी, आरडी बनर्जी ने खोजा मोहनजोदड़ो। लोथल, लोथल गुजरात में स्थित है, याद रहे, लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब कहेंगे नदी के किनारे काहे बोले हैं? काहे कि लोथल जो है एक डॉकयार्ड था जिसको गोदीबारा बोलते हैं ना, डॉकयार्ड जिसको हिंदी में गोदीबारा या फिर बंदरगाह बोल सकते हैं, बंदरगाह, बंदरगाह था, गोदीबारा, गोदीवाड़ा बंदरगाह था, बंदरगाह स्थल था, बंदरगाह, जिससे व्यापार वाणिज्य किया जाता था। ठीक है। अब है अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख क्वेश्चन किस लिपि में है ये नहीं पूछना चाहिए था। अशोक के अधिकतर शिलालेख ना, अशोक के अधिकतर शिलालेख, अधिकतर, अशोक के अधिकतर शिलालेख जो है वो आपको ब्राह्मणी लिपि में मिलेगा। ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि,
लेकिन पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान ही कहा जाएगा, पाकिस्तान नाम भी ऐसा है कि लिखा नहीं जा रहा, पाकिस्तान। चलिए, पाकिस्तान में मानसेहरा और शहबाज गढ़ी, शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज गढ़ी, शहबाज गढ़ी जगह का नाम है। मानसेहरा और शहबाज गढ़ी ये आपको खरोष्टी लिपि में है। आप कहेंगे खरोष्टी लिपि क्या होता है ना? खरोष्टी लिपि में आपको उर्दू देखने को मिलेगा जिसमें दाएं से बाएं लिखा जाता है, याद रहे, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन आगे बढ़ गया क्या? ये हाँ, क्वेश्चन नहीं खोज, इतना ना लिख दिए जो। देखिए, मानसेहरा और शहबाज खरोष्टी लिपि में है। ज्यादातर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है अशोक के मैक्सिमम, यहां पर मैक्स लिख देते हैं, मैक्स। मैक्सिमम शिलालेख आपको ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे पूरे भारत में ना, और खरोष्टी लिपि में आपको मानसेहरा और शहबाज गढ़ी में मिलेंगे। और अफगानिस्तान के तरफ, अफगानिस्तान के तरफ, अफगानिस्तान के तरफ आपको अरमेइक, अरमेइक या ग्रीक, इस लिपि का भी प्रयोग आपको देखने को मिला है अशोक के, सम्राट अशोक के शिलालेख के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के पिलर्स कितने थे? अशोक के अभिलेखीय पिलर्स, अभिलेखीय शिलालेख टोटल कितने थे? शिलालेख टोटल थे 14, ठीक है, जिसमें 13वें में क्या लिखा हुआ है ये आप बताएंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? नेक्स्ट, ठीक है। 1857 का विद्रोह जब हुआ था उसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस ना। चर्बी वाले कारतूस, जब चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कर दिया गया था कारतूसों को रखने के लिए, ब्राउन बैस के जगह पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। ब्राउन बैस, आप ध्यान रहे, ब्राउन बैस पुराना बंदूक था, उसके जगह पर अंग्रेजों ने नया बंदूक लाया, उसका नाम था इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल। अब इसमें प्रयोग होता था बारूद का, जिसको बंदूक में बारूद को डालना होता था, और बारूद ऐसा चीज है जिसमें मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसमें को एक ऐसा पैकेट बनाया जाता था जो चर्बी से बनता था, और उसको दांत से फाड़ के डालना होता था बंदूक में और बंदूक छोड़ा जाता था। लेकिन वो चर्बी बनती थी गाय और सुअर की चर्बी से, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों इससे बहुत ज्यादा भड़क गए थे और विद्रोह की स्थिति हुई और मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया। नेक्स्ट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय, सॉरी 1885, 1900 में स्थापित होगा तब तक गड़बड़ी है। ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे, बहुत इजी है, एलन ऑक्टिवम ह्यूम ना, एलन ऑक्टिवम ह्यूम। इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट मतलब होता है संत, शिमला के संत कहा जाता है ना। इसके संस्थापक डफरिन के समय हुआ था, ये याद रहे, डफरिन के समय इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ना। और पहले अध्यक्ष सब चीज हम ही बताएं, एक आप बताइए कमेंट में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये है 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक त्यौहार था, पंजाब में एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। उसके दिन 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया गया। और
इसके एक और महत्वपूर्ण जनरल, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बता देते हैं। ओ डायर, आर डायर। आप सोचते होंगे कि ये ओ डायर और आर डायर में अंतर समझते हैं। सबसे पहले आर डायर, ये था रेजिनाल्ड डायर, इसी ने गोली चलवाया था, गोली चलवाया, हजारों लोग मारे गए ना, गोली चलवाया, और आदेश इसने दिया था, ओ डायर ने। ओ डायर, ओ से ऑर्डर दे दिया, कौन आदेश दिया, ओ डायर ना। ये उप गवर्नर था पंजाब का, अब जगह तो है नहीं जो लिख दे, ये उप गवर्नर था, ये सबसे बड़ा ओ डायर उप गवर्नर था पंजाब का, जिसको उधम सिंह ने मारा था। आ डायर को नहीं मारा, ओ डायर को मारा। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 या 30, 23 मार्च 1931, ठीक है। 1930 में तो हो ही नहीं सकता, 23 मार्च 1931 को ना, एक दिन पहले ही तो इनको फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह को। और इनके साथ राजगुरु और सुखदेव ना, आदरणीय है ये लोग हमारे लिए। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था ना? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, ये फरगना से आया था। वर्तमान में तुर्की गणराज्य का हिस्सा है, तुर्की यानी कि वर्तमान में तुर्की नहीं, तुर्क गणराज्य जिसको बोलते हैं ना, मध्य पूर्व, मध्य पूर्व नहीं, जिसको मिडिल एशिया का जो देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये ना उन्हीं देशों में से किसी से आया था, ठीक है। और इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब हम देखते हैं बाबर, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उसका बेटा जहांगीर, जिसको सलीम बोलते हैं, शहजादे सलीम। बाबर, उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उसका बेटा जहांगीर, उसका बेटा शाहजहां, उसका बेटा औरंगजेब, औरंगजेब। हुमायूं, अकबर, उसका बाबर, उसका बेटा हुमायूं आया, उसका शासन, उसके बाद अकबर ने शासन किया, उसके बाद जहांगीर ने, उसके बाद शाहजहां ने, उसके बाद औरंगजेब ने। औरंगजेब तक ही पढ़ते हैं क्योंकि ये अंतिम ताकतवर मुगल शासक था, ठीक है। इसके समय में टोटल 21 सेनापति थे और सर्वाधिक भूमि पर इसी ने शासन किया था, औरंगजेब ने, ठीक है। और औरंगजेब के बाद जो शासक आए वो कमजोर शासक निकले, जिसको बहादुर शाह प्रथम आया, बहादुर शाह प्रथम, इसका बाद आया औरंगजेब के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का दूसरा कब हुआ? तीसरा कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा हार गए थे, किन से? अफगानों से, अफगान, सदाशिवराव भाव ना। और 1556 में पानीपत का सबसे पहले 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी
बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। 1526 में अकबर आया, 1556 सॉरी, दूसरा युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर और राणा सांगा, राणा सांगा, सॉरी राणा सांगा नहीं है, हेमू, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने किया था, करवाया? आंसर है शाहजहां ना, शाहजहां अपनी बेगम, 14वीं बेगम, मुमताज महल, मुमताज जी के याद में बहुत बड़ा लाल किला का निर्माण कराया और उसके बाद औरंगजेब भड़क गया और उनको, शाहजहां को कहा कि चलिए अब आप, अब है नेक्स्ट, दीन ए इलाही के प्रारंभ किसने किया? दीन ए इलाही एक धर्म था ना, अकबर ने इस्लाम और हिंदू और बाकी धर्मों को मिला के एक बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट, यानी कि एक अलग ही धर्म बना दिया ना, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में लाया गया था। आंसर होगा अकबर, ठीक है। नेक्स्ट, और दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू, पहला कौन था, पहला व्यक्ति जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया था, उसका नाम था बीरबल। अब है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से 395, मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 448 है, 448। आप कहिएगा कि क्या 395 से 396 हो गया? कि नहीं हुआ है, 395 ही के अंदर है सारा अनुच्छेद, ए बी सी, यानी मान लीजिए अनुच्छेद 43 का ए डाल दिया गया, 39 का ए डाल दिया गया, ऐसे करके अनुच्छेदों की संख्या 448 तक बढ़ा दी गई है ना। और भाग टोटल, अभी भाग संविधान में भाग कितने हैं? भाग है 22 ही भाग है, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा कि भाग कितने हैं? 25। क्रम में तो 22 तक ही है, लेकिन टोटल 25 भाग हो गए हैं। भाग में जैसे कि 4 का भाग ए जोड़ दिया गया ना, 9 का ए, 9 का बी जोड़ दिया गया ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए? भारतीय के प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, 1976 इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने एक बार, केवल एक बार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसके लेके आजकल बहस होती है। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये पंथ निरपेक्ष को ही सेक्युलर बोलते हैं, सेक्युलर, भारत सेक्युलर बन गया। अब है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अब ध्यान रहे, मौलिक अधिकार, जब अधिकार मांगने का बात होगा तो हम अमेरिका से मांगेंगे। किससे मांगेंगे? अमेरिका से, ठीक है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया। ब्रिटेन से हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था लिया है, ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था लिया है। संसदीय व्यवस्था यानी कि प्रधानमंत्री ना, मंत्रिपरिषद, ये सब ब्रिटेन से लिया है ना। सबसे, और कनाडा से, कनाडा यहाँ आया, कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया है, संघीय व्यवस्था ना। अब है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, नए बनते हैं, उसके जगह पर, उनके स्थान पर नए आ जाते हैं, ठीक है।
प्रति 2 वर्ष में। लेकिन आपको राज्यसभा का कार्यकाल पूछे, राज्यसभा का कार्यकाल, आपको राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो ये नहीं लगा दीजिएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, इनफाइनाइट, जब तक भारत रहेगा राज्यसभा है। चलिए, या भारत का संविधान है तो राज्यसभा है जब तक। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम 550 हो सकते हैं, 530 प्लस 20, ये राज्यों से, ये केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन आप कहेंगे 550 का तो निर्वाचन होता नहीं है, 543 का ही होता है ना। बाकी कहाँ है? तो बाकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी भारत का ही हिस्सा माना गया है, उसका क्षेत्र भी जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दूसरे राष्ट्रपति हैं। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति। अब पहले उपराष्ट्रपति भी यही थे, पहले उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी भी रह चुके हैं भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। ध्यान रहे, राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते, हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कि क्या हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनते हैं? नहीं, हम लोग नहीं चुनते। हम लोगों ने विधायक को चुना, एमएलए को चुना, एमपी को चुना ना, वो वोट करते हैं जाके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेते, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और इस चुनाव की प्रक्रिया का नाम है एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय, ये पूछता रहता है, याद रखिएगा। एकल संक्रमणीय समानुपातिक। एकल संक्रमणीय और समानुपातिक, ठीक है, या अनुपातिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। समानुपातिक से अच्छा अनुपातिक लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा ना। अनुपातिक, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रक्रिया है ना। भारत के मुख्य, ये क्वेश्चन ध्यान रहिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, इसकी चर्चा, सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं। 33 न्यायाधीश हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। आंसर है भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अब देखिए कुछ हम संविधान के भाग देखते हैं इंपॉर्टेंट। संविधान के कुछ भाग, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 1 में संघ, राज्य, इनकी चर्चा है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व। भाग 5 में संघ सरकार। भाग 6 में राज्य सरकार और उसका तंत्र, सरकार, राज्य सरकार। भाग 7 में, भाग 7 वर्तमान में खत्म कर दिया गया, ठीक है।
भाग 1 से 5, अनुच्छेद अनुच्छेद यहाँ अगर याद रहे तो अनुच्छेद, ठीक है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 5 है, और भाग 4 आपको बता देते हैं समय के अभाव है 36 से 51 तक। नेक्स्ट, ठीक है। अब है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी ना? रेड, हाँ, ठीक है, 1992 ना। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज भारत के राजस्थान में नागौर, नागौर राजस्थान के नागौर के एक गांव है, उसका नाम है बगदरी गांव। याद रहे, 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के दिन ही 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी उस समय पीएम थे, राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। आप कहेंगे तो 1992 में क्या हुआ? पहली बार लागू हुई। और कहेंगे तो 1992 में क्या हुआ था? 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया। 73वां 73वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू कर दिया गया, जिसके तहत पंचायती राज को एक संवैधानिक मान्यता दी गई, और हर राज्य को दिया गया कि आप अपने राज्य में संविधान के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में पूछ रहा है, जनसंख्या, अच्छा क्षेत्रफल में देखिए, क्षेत्रफल में सबसे पहले लगा देते हैं राजस्थान है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या में कौन सा होगा? जनसंख्या में यूपी, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में, बहुत भरा हुआ है ना। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री हिमनद, ये गंगोत्री क्या है? हिमनद है ना, गोमुख से निकलती है गंगा, याद रहे, गंगा गोमुख से निकलती है, और गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, याद रहे, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी, इसका आंसर भी गंगा ही होगा ना, भारत में सबसे लंबी नदी यही है, गंगा नदी है, ठीक है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक, सबसे बड़ी सहायक यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना नदी है, ठीक है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका आंसर सिंपल सा है, 8 राज्यों से ना। इसका ट्रिक हम लोगों ने याद रखा था, क्या याद रखा था? मित्र पर गमछा और झाड़ ना। इसका ट्रिक याद रखने के लिए तरीका है, मिजोरम, त्रिपुरा, बहुत ईजी है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और 6 से छत्तीसगढ़, और झारखंड, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी, टिहरी बांध, टिहरी भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर है, याद रहे। नागार्जुन सागर बांध, याद रहे, कृष्णा पर है, कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। हीराकुड बांध, हीराकुड, हीरा, आंसर ये रहा, इसमें नहीं लगाते हैं, हीराकुड यहाँ लिख देते हैं, हीराकुड महानदी। नेक्स्ट क्या है? भाखड़ा नंगल, नहीं हाँ,
भाखरा नांगल, भाखरा नांगल, सतलज। एक बात ध्यान रखिएगा, भाखरा नांगल सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? एक मिनट, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है। भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र है? भौगोलिक क्षेत्र यही पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, यही सब टोटल 5 है ना। इसके तरफ अब 5 से ज्यादा भी हो, अगर तो 5 अगर ऑप्शन हो तो 5 लगा देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है ना। हिप्पालस, एक अरबी यात्री था हिप्पालस। उन्होंने देखा, भारत में आया तो मानसून का पैटर्न देखा और उन्होंने उसका नाम मानसून दिया ना। मानसून की खोज, इसलिए मानसून की खोज करता हिप्पालस को माना जाता है, याद रहे। भारत की मुख्य यामयोत्तर कौन सी है ना? 82.5 डिग्री जहां दिखे मार दीजिए, पूर्वी देशांतर। ये रहा आंसर ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। तो जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि 0 डिग्री यहां पर है। कहां पर है? ग्रीनविच मीन टाइम। कहेंगे कहां है ग्रीनविच? ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में ना। ग्रीनविच जीएमटी हम लोगों ने 0 वहां रखा है। 0 से दूर दूर पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर, पूर्वी की तरफ जाएंगे तो पूर्वी देशांतर। तो हम लोग पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग समय एक्स्ट्रा ज़्यादा जा चुका है, यानी कि हम लोग 82.5 डिग्री है। इसका मतलब हम लोग लंदन से 5.5 घंटा आगे चलते हैं। लंदन से हम लोगों से, जैसे अभी जितना समय हो रहा होगा उससे 5.5 घंटा पहले हम लोग आगे बढ़ चुके हैं ना। तो हम लोग 5.5 घंटा पहले नया साल मना लिए और लंदन 5.5 घंटा बाद मनाया ना। भारत में कितने राज्य तटीय हैं? इसका आंसर 9 राज्य हैं। भारत का नक्शा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये भारत का ही नक्शा है। ठीक है, ये रहा गुजरात, यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर है गोवा, यहाँ पर है कर्नाटक, यहाँ पर है केरल। ठीक है, इस साइड पूर्वी, पश्चिमी, सॉरी पश्चिमी। अब हम पूर्वी राज्य देखते हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिल। ठीक है, टोटल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य ना। उड़ीसा के तट को उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट को या फिर ये जो है मालाबार तट, केरल के जो है मालाबार तट है, तमिलनाडु का कोरोमंडल बोलते हैं ना, कोरोमंडल। ये सब बात पूछता है ना। मालाबार, मालाबार तट गोवा में और मुंबई के बीच, महाराष्ट्र के बीच, ये जो गोवा है इसको कोंकण बोलते हैं, कोंकण तट। इसको कन्नड़ तट बोलते हैं, कन्नड़ तट ना। और गुजरात में काठिया, इसका थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। गुजरात में काठियावाड़ तट, काठियावाड़, काठियावाड़ तट। और कच्छ, कच्छ की खाड़ी भी है, कच्छ, कच्छ की खाड़ी भी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, चिल्का झील किस राज्य में है? सबको पता है उड़ीसा में है ना। भारत की पहली
आर्द्र भूमि, याद रहे भारत की पहली आर्द्र भूमि है उड़ीसा। और ये कौन सी झील है? लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है ना। लैगून यानी कि समुंदर के किनारे अगर अ, जमा हो जाता है, अगर और समुंदर से अलग कट के एक अलग ही झील बन जाए ना, समुद्र का ही हिस्सा, उसे लैगून झील बोलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ईजी है, H2O जल होता है। ये H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड H3O। H3O इसे अकेला नहीं होता, H3O प्लस होता है, ठीक है। हाई हाइड हाइड्रो, जगह ही नहीं मिल रहा, हम इधर लिख देते हैं, हम इधर लिख देते हैं। H3O प्लस अगर लिख दिया जाए, हाइड्रोनियम आयन। ये H3O हाइड्रोनियम है, एगो प्लस हाइड्रोजन दे दिया या एक भी कोई भी अणु दे दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है। HO2 कुछ नहीं होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ या कहाँ है 3 × 10⁸ ये रहा। 3 × 10⁸ या 3 लाख km/s। ये रहे तो घबरा नहीं चाहिएगा। क्या प्रकाश की गति अ, तीन और सूर्य प्रकाश मान लीजिए, धरती पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.5 सेकेंड, जो भी रहे, 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहे तो भी मार दीजिएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, जो भी रहे मार दीजिए, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जो 500 प्लस काम करती है हमारे लीवर, ठीक है। अग्नाशय पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का देखें, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के बीटा सेल के लैंगर हैंस आइसलेट्स, आइसलेट्स, लैंगर हैंस आइसलेट से क्या निकलता है, कोई बता सकता है? इंसुलिन हार्मोन। ये हार्मोन की कमी हो जाने के कारण आपको पता ही है कौन सी बीमारी हो जाएगी, चीनी की बीमारी, या जिसे शुगर की बीमारी बोलते हैं, ये हो जाती है ना, जो ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए। अब ये भी लिख देते हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज नियंत्रण का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पिट्यूटरी भी है, चलिए पिट्यूटरी भी पढ़ लेते हैं। पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। अब लड़कियां बताएंगी ये कहाँ पाया जाता है, पैर में, घुटना में, कहाँ पाया जाता है? आप बताइए। लड़के बताएंगे कहाँ पाया जाता है, या बताएंगे कहाँ पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कहाँ क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। रेटिनॉल है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का है, ठीक है। और टेकोफेरॉल है विटामिन ई का, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कहेगा बी का कहे नहीं, तो बी का B1 B2 B3 B5 B7 बी, इन सब का अलग अलग नाम है, बी का अलग ही पढ़ेंगे ना, उस साइंस के टीचर के लिए कुछ छोड़ देते हैं। पृथ्वी का आंतरिक संरचना में सबसे ऊपरी परत कौन सी है?
इसके लिए हमको थोड़ा सा जगह चाहिए। आंसर लगा देते हैं सबसे पहले ना, क्रस्ट ना। एक हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने तो महान वैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि हम पृथ्वी को 3 हिस्सा में बांट देते हैं। कौन सा? ये है कोर, ये है मेंटल, ये है क्रस्ट। सबसे बाहरी परत क्रस्ट है, सबसे ऊपरी परत जो बाहरी, जिसको ऊपरी परत बोलते हैं क्रस्ट है, जिसको भूपर पट्टी भी बोलते हैं, भूपर पट्टी है, मेंटल है, और ये कोर है ना। अब कहेंगे ये है क्या ना, तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक कोर जो है, कोर, उसको उसको बोलते हैं नीफे, कोर को। मेंटल को बोलते हैं, मेंटल को बोलते हैं सीमा, और क्रस्ट को बोलते हैं सियाल। सियाल, सियाल यानी कि कोर, नीफे, निकेल और फेरस। कोर में निकेल और फेरस होता है, यानी कि लोहा होता है। मेंटल में सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और क्रस्ट में सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, और इसमें ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करके, सबसे कुछ नहीं कीजिए, आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। आप ऐसा ही वीडियो अच्छा देखना चाहते हैं या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, आप जो भी है आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या आपको इससे कुछ फ़ायदा महसूस हुआ या कुछ नई जानकारी सीखने को मिली है, आप बता सकते हैं द एडू 24 ऑफिशियल चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।